थेरेपी रिलेटेड जो है वो एज रिलेटेड नहीं होता माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम, और ये हो सकता है अबाउट अ डिकेड आफ्टर द एंटी कैंसर थेरेपी के, मतलब 10 साल बाद। तो क्लिनिकल फीचर इसमें क्वाइट नॉन स्पेसिफिक होते हैं, और माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम जो है ना वो रूटीन सीबीसी एग्जामिनेशन के दौरान डिस्कवर हो सकते हैं फॉर सम अदर कॉज। प्रेजेंटेशन के दौरान पेशेंट जो है उसमें क्या फीचर होगा, उसको अनीमिया होगी, पेलार, फटीग, वीकनेस वगैरह, फीवर होगा, वेट लॉस होगा। स्वीट सिंड्रोम हैविंग न्यूट्रोफिलिक डर्माटोसिस, जो कि कुछ केसेस में देखी जाती है, इसको स्वीट सिंड्रोम कहेंगे। एब्रप्ट एडिमेटस और एरिथेमेटस प्लैक्स वगैरह जो है ना वो स्किन वगैरह पे इरप्शंस आ जाती है, उसको कहते हैं हम स्वीट सिंड्रोम, वो मिलेगा। इसके अलावा स्प्लीनोमेगैली 20% ऑफ द केसेस में हमें माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम में मिलेगी। नेक्स्ट हम इसमें लैब फाइंडिंग्स देखें तो वेरियस कॉम्बिनेशन फीचर्स जो है ना वो देखे गए हैं डिफरेंट टाइप ऑफ माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम में। इन जनरल लैब फाइंडिंग्स कौन सी हैं? ब्लड फाइंडिंग्स मिलेंगी हमें कि उसमें साइटोपिनियाज होंगे जो कि अबाउट 2 यानी बाय या फिर ऑल 3 ब्लड सेल लाइंस को अफेक्ट करता है। पैनसाइटोपिनिया भी हो सकता है। अनीमिया मिलेगा जनरली, मैक्रोसाइटिक या डायमॉर्फिक मिलेगी हमें, दो पिक्चर्स मिल सकती हैं, वन डे या फिर मैक्रोसाइटिक अनीमिया। टोटल ल्यूकोसाइट काउंट हमें यूजुअली नॉर्मल मिलेगा, लेकिन जो CMML के केसेस हैं तो उनमें हमें टोटल ल्यूकोसाइट काउंट ज़्यादा मिलेगा। लेकिन ये जो केसेस हैं WHO क्लासिफिकेशन ऑफ माइलोन्यूप्लाज्म में उनको हमने सेपरेट ग्रुप में रखा हुआ है, माइलोडिस्प्लास्टिक और माइलोप्रोलिफरेट डिजीज़ वाले नाम के साथ। लेकिन MDS में हमने इसको सेपरेट करके नहीं रखा हुआ, CMML को इसी में रखा है, ठीक है, माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम में ही रखा है। तीसरा, डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट में हमें न्यूट्रोफिल्स हाइपोसेगमेंटेड मिलेंगे, कम होंगे उनके, और हाइपोग्रेन्युलेटेड ग्रेन्यूल्स भी कम होंगे। माइलोब्लास्ट हमें पेरिफेरल ब्लड फिल्म में नज़र आएंगे, और उनका जो नंबर है ना वो मैरो के ब्लास्ट काउंट के साथ कोरिलेट करेगा। प्लेटिलेट्स की बात करें तो वो भी कम होंगे विद लार्ज ए ग्रेन्यूलर प्लेटिलेट्स होंगे, ग्रेन्यूल्स नहीं होंगे। देन आते हैं बोन मैरो फाइंडिंग्स पे। देयर इज़ अ कॉन्स्टलेशन ऑफ फाइंडिंग्स इन द मैरो एज अंडर। सेलुलैरिटी है सबसे पहले, तो नॉर्मल से लेके हाइपर सेलुलर से लेके टू हाइपोसेलुलर मैरो हमें मिल सकता है। एरिथ्रॉइड सीरीज देखेंगे तो डिस एरिथ्रोपोएसिस is seen by the abnormally appearing nuclei, रिंग सिड्रोब्लास्ट। ठीक है, रिंग सिड्रोब्लास्ट है और एबनॉर्मली अपीयरिंग न्यूक्लिया है तो डिस एरिथ्रोपोएसिस मिलेगी, और मेगैलोब्लास्ट भी हमें मिल सकते हैं। माइलोइड सीरीज जब देखेंगे तो हाइपोग्रेनुलर और हाइपोसेगमेंटेड माइलोइड प्रीकर्सर सेल होंगे। माइलोब्लास्ट जो है वो बड़े के डिपेंड करता है टाइप ऑफ द माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम कौन सा है उस हिसाब से, ठीक है, जो मैंने आपको सारी क्लासिफिकेशन में WHO में बताया, किसी में माइलोब्लास्ट 15 थे, किसी में 5 से कम, इस तरह, तो डिपेंड करता है कौन सी वाली हुई है माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम। मेगाकैरियोसाइट सीरीज देखेंगे तो उसमें हमें कम मिलेगा नंबर, और उनमें एबनॉर्मल न्यूक्लिया होंगे। उसके बाद आ जाता है ट्रीटमेंट और कॉम्प्लिकेशन। माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम ना बहुत मुश्किल होता है ट्रीट करना, और ये साइटोटॉक्सिक कीमोथेरेपी को भी रिस्पॉन्ड नहीं करता। स्टेम सेल की ट्रांसप्लांटेशन जो है वो ऑफ़र करती है क्योर, और लॉन्गर सर्वाइवल इसी से होता है। तो सर्वाइवल रेट वेरी करते हैं, डिपेंड करता है किस तरह की माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम हुई है। जो रिफ्रैक्टरी अनीमिया के केसेस हैं विथ या विदाउट सिड्रोब्लास्ट, रिफ्रैक्टरी अनीमिया के केसेस जो विथ या विदाउट सिड्रोब्लास्ट होंगे, ठीक है, RA या RARS, और 5Q सिंड्रोम वाले जो पेशेंट होते हैं ना वो सालों तक सर्वाइव कर जाएंगे। जबकि रिफ्रैक्टरी अनीमिया के केसेस जिनमें एक्सेस ब्लास्ट होता है, जिसकी जो फर्दर हमने 2 टाइप्स पढ़ी थी, RAEB1 एंड RAEB2, तो उनका पुअर सर्वाइवल होता है, सिर्फ वो कुछ महीनों तक रह सकते हैं। तो इस तरह पे मतलब टाइप पे भी डिपेंड करता है कि कौन सी टाइप की माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम हुआ है। पेशेंट जनरली जो है वो या तो सकम करें जाते हैं टू इन्फेक्शन, या फिर उनको अक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया हो जाती है, ठीक है, AML की तरफ चले जाएंगे, या फिर सकम टू इन्फेक्शन। ठीक है, दैट्स इट, ये यहाँ पे कंप्लीट हुआ। उसके बाद अब स्टार्ट होगा ये नेक्स्ट वाली टाइप जो है AML यानी अक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया। तो इस वाली देखिए WHO क्लासिफिकेशन में माइलॉइड न्यूप्लाज्म में 4th वाली जो थी वो थी अक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया। अब इसकी डिटेल देखें। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन और पैथोफिजियोलॉजी है। अक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया हेट्रोजीनस डिजीज़ हैं जो कि कैरेक्टराइज होती है, इसमें इनफिल्ट्रेशन हो जाती है मैलिग्नेंट माइलॉइड सेल्स की ब्लड के अंदर, बोन मैरो में चले जाते हैं और बाकी टिश्यूज़ में भी।
ठीक है। तो अक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया जो है ये मेनली एडल्ट्स की डिजीज़ है, जो कि मीडियन एज इसकी 50 ईयर्स है, जबकि बच्चों में और जो ओल्डर इंडिविजुअल्स हैं उनमें भी ये होती है। अक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया जो है होती है जब माइलॉइड स्टेम सेल्स जो होते हैं तो उनकी जो मैच्योरेशन होती है वो इनहिबिट हो जाती है। क्यों इनहिबिट होती है? किसी म्यूटेशन की वजह से। तो ये म्यूटेशन या तो इंड्यूस होती हैं किसी इटियोलॉजिक फैक्टर की वजह से, जैसे हेरिडिटी में होता है, या रेडिएशन से, केमिकल कार्सिनोजेंस की वजह से, टोबैको स्मोकिंग, रबर, प्लास्टिक, पेंट, इंसेक्टिसाइड्स, इनकी वजह से, या कोई लॉन्ग टर्म यूज़ कर रहे हो एंटी कैंसर ड्रग्स का। लेकिन वायरसेस जो है ना उनका कोई भी रोल नहीं है AML की कॉज में, मतलब वो नहीं करवाते। डिफेक्ट जो है वो इंड्यूस होता है जब म्यूटेशन आ जाए, जो म्यूटेशन आती हैं वो एक्यूमुलेशन करवा दें माइलॉइड प्रिकर्सर सेल्स की ऑफ द स्टेज एट विच द माइलॉइड मैचुरेशन एंड डिफ्रेंशिएशन इज़ ब्लॉक्ड। ठीक है, उस स्टेज पे करवाएंगे जहाँ पे उसकी मैचुरेशन और डिफ्रेंशिएशन होनी होती है, तो वो स्टेज ब्लॉक हो जाएगा। कुछ एग्जांपल क्रोमोसोमल म्यूटेशन की अक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया में है ट्रांसलोकेशंस, जिस तरह देखें T81 Q22 Q22, दूसरी है T1517 Q22 Q12। तो ऐसी ट्रांसलोकेशंस भी हो सकती हैं। इसके अलावा इन्वर्जन्स भी हो सकती हैं, जिसके इन्वर्जन 16 पे P13 Q22। अब हम क्लासीफाई करेंगे अक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया को। तो करंटली 2 मेन क्लासिफिकेशन स्कीम्स हैं AML की। वही एक फैब क्लासिफिकेशन है, जिसके अकॉर्डिंग रिवाइज्ड फैब क्लासिफिकेशन सिस्टम ल्यूकीमिया जो है वो अक्यूट है अगर बोन मैरो में 30% से ज़्यादा हमें ब्लास्ट सेल मिलेंगे, तो उसका मतलब वो अक्यूट है। मॉर्फोलॉजी के हिसाब से देखें और साइटोकेमिस्ट्री के बेसिस पे, तो फैब क्लासिफिकेशन ने डिवाइड कर दिया है अक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया को 8 सब टाइप्स में, M0 से लेके M7 तक। अब ये सारा इस टेबल में गिवन है फैब क्लासिफिकेशन। तो देखें इसमें रिवाइज्ड फैब क्लासिफिकेशन अक्यूट माइलोब्लास्टिक ल्यूकीमिया की। यहाँ पे ये फैब क्लास गिवन है M0 से लेके M7 तक। ये इनका परसेंट केसेस हैं, यहाँ मॉर्फोलॉजी है, और ये इनकी साइटोकेमिस्ट्री। M0 का मतलब होता है कि ये मिनिमली डिफ्रेंशिएटेड अक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया है। ये 2% केसेस में होती है, और इसमें जो ब्लास्ट सेल होते हैं उनमें साइटोलॉजिक और साइटोकेमिकल फीचर्स नहीं होते, लेकिन उनके माइलॉइड लीनिएज एंटीजेंस होते हैं। साइटोकेमिस्ट्री में इसका माइलोपेरोक्सीडेज देखें, ठीक है। दूसरा M1 होता है। इसमें क्या होगा कि एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया विदाउट मैचुरेशन, वो मिनिमली डिफरेंशिएटेड, ये विदाउट मैचुरेशन, ये 20% केसेस में होता है। इसमें वही माइलोब्लास्ट जो है ज़्यादा होंगे, प्रीडोमिनेंट करेंगे, लेकिन फ्यू इफ़ एनी ग्रेन्यूल्स और रॉड्स वो भी हमें मिलेंगी। ये इसके साथ माइलोपेरोक्सीडेज भी देखते जाएँ। थर्ड है M2 AML विथ मैचुरेशन, पहले यही देख लेते हैं। दूसरा है M3 अक्यूट प्रोमाइलोसाइटिक ल्यूकीमिया, M4 अक्यूट माइलोमोनोसाइटिक ल्यूकीमिया नेगिली टाइप, M5 अक्यूट मोनोसाइटिक ल्यूकीमिया शिलिंग टाइप, M6 है अक्यूट एरिथ्रोल्यूकीमिया डायगुग्लिमलोस सिंड्रोम, और M7 है अक्यूट मेगा कैरियोसाइटिक ल्यूकीमिया। इनका डिफरेंट परसेंट केसेस है, ठीक है, डिफरेंट है। सबसे ज़्यादा जो है वो M2 का है और M4 का, जो कि 30% है। इनका लेस देन 5 होगा इन दोनों का, और ये 5 है। अब मॉर्फोलॉजी भी सबकी डिफरेंट है। मेन आपको बस इसका ये नंबर याद हो और उसका फैब की क्लास जो है वो पता हो, और थोड़ी बहुत मॉर्फोलॉजी भी। तो M2 वाला जो हम पढ़ रहे हैं AML विथ मैचुरेशन, तो उसमें माइलोब्लास्ट होंगे विथ प्रोमाइलोसाइट प्रीडोमिनेट, और रॉड्स भी हमें मिलेंगी। M3 जो है अक्यूट प्रोमाइलोसाइटिक ल्यूकीमिया, इसमें हाइपर ग्रेन्युलर प्रोमाइलोसाइट्स होंगे, मल्टीपल और रॉड्स होंगे एक सेल में। M4 में अक्यूट माइलो मोनोसाइटिक ल्यूकीमिया, तो मैच्योर सेल्स होंगे दोनों माइलॉइड और मोनोसाइटिक सीरीज़ के पेरिफेरल ब्लड में, ठीक है, दोनों है क्योंकि नाम में भी मोनो है। माइलॉइड का भी होगा, मोनोसाइटिक सीरीज़ में होंगी। और इसके माइलॉइड सेल्स जो है वो M2 को रिजेंबल करेंगे। M2 में कैसे थे? M2 में और रॉड्स भी थी, और उसमें प्रोमाइलोसाइट से ज़्यादा प्रीडोमिनेट कर रहे थे। अब आता है M4 नेगली टाइप जो है वो अक्यूट माइलो मोनोसाइटिक ल्यूकीमिया, सॉरी ये कर लिया।
उसके बाद आता है M5 यानी एक्यूट मोनोसाइटिक ल्यूकीमिया। इसमें 2 सब टाइप्स हैं, M5A भी है, M5B। M5A में पुअरली डिफरेंशिएटेड मोनोब्लास्ट होंगे, M5B में डिफरेंशिएटेड प्रो मोनोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स होंगे। देन M6 है जो डायगोग्लिमरोस सिंड्रोम है, एक्यूट एरिथ्रोल्यूकीमिया कहते हैं, तो इसमें एरिथ्रोब्लास्ट ज़्यादा होंगे, 50% से भी ज़्यादा M6 में, ठीक है। इसमें माइलोब्लास्ट और प्रोमाइलोसाइट्स भी होंगे, ज़्यादा होंगे। लास्ट M7 जो कि है एक्यूट मेगा केरोसाइटिक ल्यूकीमिया, तो नाम से पता चल रहा है कि इसमें प्लियोमॉर्फिक और अनडिफरेंशिएटेड ब्लास्ट ज़्यादा होंगे, जो कि एंटीप्लेटिलेट एंटीबॉडीज़ के साथ जो है वो रिएक्ट करेंगे, और इसकी साइटोकेमिस्ट्री में प्लेटिलेट पेरोक्सीडेज पॉजिटिव है। इनमें माइलोपेरोक्सीडेज था लेकिन डिफरेंट सिविरिटी थी, और इसमें नॉन स्पेसिफिक एस्ट्रेज। नेक्स्ट है WHO क्लासिफिकेशन 2002। WHO क्लासिफिकेशन जो है AML के लिए वो डिफ़र करती है फ्रॉम द रिवाइज्ड फैब क्लासिफिकेशन 2 तरीक़ों से। एक तो इसने ना लिमिटेड रिलायंस रखी है साइटोकेमिस्ट्री पे फॉर मेकिंग द डायग्नोसिस ऑफ सब टाइप ऑफ AML, बट इंस्टेड टेक्स इनटू consideration the clinical, cytogenetic and molecular abnormalities in different types. These features can be studied by multiparametric flow cytometry. तो यानी ये ज़्यादातर क्लिनिकल, साइटोजेनिक और मॉलिकुलर एबनॉर्मलिटीज़ को कंसीडर करता है, ठीक है, जो हम मल्टीपैराडिक फ्लो साइटोमेट्री से स्टडी करेंगे। नंबर 2 WHO क्लासिफिकेशन जो AML की है उसने रिवाइज़ किया है और लोअर किया है कट ऑफ परसेंटेज मैरोब्लास्ट का 20% की तरफ, लेकिन वहाँ कितना था 30 से, तो 30 से 20 की तरफ ले आया है जो फैब क्लासिफिकेशन में था फॉर मेकिंग द डायग्नोसिस ऑफ AML। तो WHO क्लासिफिकेशन AML की जो है वो टेबल 14.4 में है, ये वाली जो हम टेबल कर चुके हैं, ठीक है। तो इसने 10 ग्रुप्स में इसको डिवाइड कर दिया है। सॉरी, ये तो अदरवाइज कैटेगराइज, नॉट अदरवाइज कैटेगराइज है, ये वाली नहीं। मेनली जो है इसने एक्यूट माइलोइड ल्यूकीमियाज को मेन 4 ग्रुप्स में कैटेगराइज कर दिया है। AML with recurrent cytogenic abnormality, AML with multilineage dysplasia, AML and MDS therapy related and AML not otherwise categorized। ठीक हो गया, ये WHO वाली क्लासिफिकेशन है। क्लिनिकल फीचर्स देखें तो AML एक्यूट माइलोइड ल्यूकीमिया और एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया ये बहुत से क्लिनिकल फीचर्स शेयर करते हैं, और दोनों जो होती है ना ये डिफ़िकल्ट होती है टू डिस्टिंग्विश ऑन क्लिनिकल फीचर्स अलोन। अप्रोक्सीमेटली 25% जो पेशेंट्स होते हैं AML वाले प्री ल्यूकीमिक सिंड्रोम होता है अनीमिया के साथ, और बाकी साइटोपिनियाज वो प्रेजेंट कर सकते हैं कुछ महीनों से लेकर सालों तक प्रायर के उनको ओवर्ट ल्यूकीमिया हो उससे पहले, ठीक है, तो उनको साइटोपिनियाज और अनीमियाज होंगी। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन जो है AML की वो डिवाइड हुई है 2 ग्रुप्स में, दोज ड्यू टू बोन मैरो फेलियर की वजह से, और दूसरी वो जो कि ऑर्गन की इनफिल्ट्रेशन की वजह से हों। तो सबसे पहले क्लिनिकल फीचर देखें जो बोन मैरो के फेलियर की वजह से हैं, उनमें आता है एक तो अनीमिया हो जाएगी, जाहिर सी बात है, तो वो पेलारनेस, लिथार्जी, डिस्निया प्रोड्यूस करेगा। नंबर 2 ब्लीडिंग मैनिफेस्टेशन होंगी, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हुई है तो ब्रूज जल्दी करेगा, पेटिकिया बनेंगे, गम्स से ब्लीडिंग होगी, ब्लीडिंग टेंडेंसी बढ़ेगी। नंबर 3 इन्फेक्शन बहुत कॉमन है जो कि माउथ में होंगे, थ्रोट, स्किन, रेस्पिरेटरी, पेरिएनल और अदर साइड्स में भी। नंबर 4 बोन मैरो की फेलियर की वजह से फीवर होगा जो कि इन्फेक्शंस की वजह से हो रहा है एक्यूट ल्यूकीमिया में, लेकिन ऑब्वियस जो सोर्स है इन्फेक्शन की वो नहीं मिलेगी, और वो इन द एब्सेंस ऑफ इन्फेक्शन में भी हो सकता है फीवर। अब आते हैं वो फीचर्स जो कि क्लिनिकल साइंस जो ऑर्गन इन्फिल्ट्रेशन की वजह से हो रहे हैं। तो AML की क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ज़्यादा होती हैं रिप्लेसमेंट हो जाए जब मैरो की एंड अदर टिश्यूज़ की ल्यूकीमिक सेल्स के साथ। अब कौन से फीचर्स हमें मिलेंगे, पेन मिलेगा, टेंडरनेस बोन्स में होगी, एक्सटर्नल टेंडरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये होती है जब बोन इन्फाक्ट कर जाए या सब पेरिओस्टियल इनफिल्ट्रेट्स आ जाएं ल्यूकेमिक सेल्स के साथ। नंबर 2 लिम्फ एडिनोपैथी, इनलार्जमेंट हो जाएगी टॉन्सिल्स की, ये दोनों चीज़ें भी मिलेंगी। नंबर 3 स्प्लिनोमेगैली, ये मॉडरेट डिग्री की होगी, स्प्लिनिक इन्फाक्शन, सब कैप्सुलर हेमरेजेस और स्प्लिनिक रप्चर भी रेयरली हो सकता है। हेपेटिक में क्या मिलेगा, हेपेटोमेगैली मिलेगी, फ्रीक्वेंटली प्रेजेंट होती है क्योंकि ना ल्यूकेमिक इन्फिल्ट्रेशन यूजुअली जो है वो इन्फिल्ट्रेट करती है, लेकिन यूजुअली फंक्शन ऑफ द लिवर के साथ इंटरफियर नहीं करेंगी, बस इन्फिल्ट्रेट करेंगी और हेपेटिक साइज बढ़ेगा। नंबर 5 ल्यूकेमिक इन्फिल्ट्रेशन किडनी की भी होगी,
तो ये भी प्रेजेंट हो सकती है, लेकिन ये उसके भी फंक्शन के साथ इंटरफेयर नहीं करेगी अनलेस सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशंस करवाएगी, जैसे हेमरेज करवा सकती है, यूरिटर की ब्लॉकेज सुपरवीन कर सकती है। नंबर 6, गम हाइपरट्रॉफी। अब ये हो रहा है क्योंकि ल्यूकेमिक इन्फिल्ट्रेशन जिंजाइवा में चले जाते हैं, और ये बहुत ही फ्रीक्वेंट फाइंडिंग है माइलो मोनोसाइटिक वाली जो टाइप थी M4 और मोनोसाइटिक M5 वाली ल्यूकीमियाज में गम हाइपरट्रॉफी मिलेगा हमें। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। नंबर 7 है क्लोरोमा या ग्रेन्युलोसाइटिक सार्कोमा। ये लोकलाइज्ड ट्यूमर फॉर्मिंग मास है जो कि स्किन में या फिर ऑर्बिट में होता है ड्यू टू द लोकल इन्फिल्ट्रेशन जब हो जाती है टिश्यू की ल्यूकेमिक सेल के साथ। तो ट्यूमर ग्रीनिश होता है अपीयरेंस में क्योंकि इसमें माइलोपेरोक्सीडेज मौजूद होता है। ठीक है, ये फिगर भी देखिए, इसमें क्लोरोमा ऑफ द टंग दिखाया गया है कि इसमें ल्यूकेमिक इन्फिल्ट्रेशन हो गई है। ठीक है, तो ये ऑर्बिट में भी हो सकता है, स्किन वगैरह में भी मिल सकता है। नंबर 8, मेनिंजल इन्वॉल्वमेंट जो है वो मैनिफेस्ट होती है कि पेशेंट में इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ जाता है, हेडेक होना, नोजिया, वॉमिटिंग, ब्लर विजन, डिप्लोपिया। ये बहुत कॉमन है एक्यूट ल्यूकेमिक ल्यूकीमिया में ड्यूरिंग द हेमाटोलॉजिक रेमिशन। सडन डेथ जो होती है मैसिव इंट्राक्रेनियल हेमरेज की वजह से होती है एज अ रिजल्ट ऑफ ल्यूकोस्टेसिस में अकर। ठीक है, स्टेसिस भी हो जाएगा वहाँ पे। नंबर 9, ऑर्गन इन्फिल्ट्रेशन में टेस्टिकुलर स्वेलिंग और मेडियस्टिनल कंप्रेशन, ये भी एक फीचर है ऑर्गन इन्फिल्ट्रेशन का। अब लैब फाइंडिंग्स हमें क्या मिलेंगे, हम कैसे डायग्नोस करेंगे एक्यूट माइलोब्लास्टिक ल्यूकीमिया को, एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया को कैसे डायग्नोस करेंगे। हम कॉम्बिनेशन ऑफ रूटीन ब्लड पिक्चर और बोन मैरो एग्जामिनेशन से जो कपल की जाएंगी विद साइटोकेमिकल स्टेन्स एंड अदर स्पेशल लेबॉर्ट्री इन्वेस्टिगेशन, उनसे डायग्नोस करेंगे। सबसे पहले ब्लड पिक्चर देखेंगे, तो हम फिगर भी देखें तो इस फिगर में पेरिफेरल ब्लड फिल्म है जिसमें फाइंडिंग्स दिखाई गई एक्यूट माइलोब्लास्टिक ल्यूकीमिया की। तो अनीमिया हमें मिलेगी जो कि ऑलमोस्ट ऑलवेज प्रेजेंट होती है एक्यूट माइलोब्लास्टिक ल्यूकीमिया में, और जनरली ये सिवियर होती है और प्रोग्रेसिव होती है, बढ़ती जाती है, लेकिन नॉर्मोक्रोमिक होती है। ठीक है, याद रखना है। मॉडरेट रेटिकुलोसाइटोसिस मिलेगी अप टू 5% तक, और फ्यू न्यूक्लिएटेड हमें रेड सेल्स भी मिल सकते हैं। ठीक है, वैसे रेड सेल्स में न्यूक्लियस नहीं होता, लेकिन यहाँ मिल सकते हैं। नंबर 2, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, यानी प्लेटलेट काउंट जो है यूजुअली मॉडरेटली या सिवियरली कम हो जाता है, 50,000 पर माइक्रोलीटर से भी कम, लेकिन ओकेजनली वो नॉर्मल भी हो सकता है काउंट। तो ब्लीडिंग टेंडेंसी AML में यूजुअली को रिलेटेड होती है विद द लेवल ऑफ द थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, जितना कम होंगे तो उतनी ज़्यादा ब्लीडिंग होगी। लेकिन मोस्ट सीरियस स्पॉन्टेनियस हेमरेजिक एपिसोड्स जो है ना वो पेशेंट्स में डेवलप करते हैं विथ फ्यूअर देन 20,000 पर माइक्रोलीटर प्लेटलेट्स। मतलब 20 से भी अगर कम चले गए 20,000 से, तो बहुत ही सीरियस वाली स्पॉन्टेनियस हेमरेजिक एपिसोड्स होंगे। एक्यूट प्रोमाइलोसाइटिक ल्यूकीमिया जो हमने पढ़ी M3 वाली टाइप, उसका ये नाम है, तो वो सीरियस कोएगुलेशन की एबनॉर्मलिटी के साथ एसोसिएटेड हो सकता है। डाइसेमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोएगुलेशन भी इसमें होती है, DIC। ठीक हो गया। फिर हम देखते हैं वाइट ब्लड सेल्स। तो टोटल WBC काउंट जो है ना वो सब नॉर्मल से लेके थोड़ा सा बढ़ा हुआ होगा, मार्कली एलिवेटेड। 25% पेशेंट में टोटल वाइट ब्लड सेल काउंट जो है वो कम होगा, वैसे तो बड़ा होता है लेकिन 25 में कम होगा, 1000 से 4000 पर माइक्रोन लीटर। मोर ऑफन हाउएवर प्रोग्रेसिव इंक्रीज आता जाएगा, राइज होंगे वाइट सेल का काउंट जो कि 1 लाख से ज़्यादा हो जाएगा एडवांस डिजीज़ में। मेजॉरिटी ल्यूकोसाइट्स जो है वो पेरिफेरल ब्लड में कौन सी फॉर्म में होंगी, ब्लास्ट स्टेज पे होंगी, ब्लास्ट। और इसीलिए न्यूट्रोपीनिया भी हमें मिलेगा क्योंकि मैरो की इनफिल्ट्रेशन हो जाएगी ल्यूकीमिक सेल्स के साथ, तो न्यूट्रोफिल्स हमें कम मिलेंगे। जो बेसिक मॉर्फोलॉजिक फीचर्स हैं माइलोब्लास्ट के और लिम्फोब्लास्ट के, वो टेबल 14.1 में समड अप हैं, जो हम पहले पढ़ के आए हैं पिछली वीडियोस में। ठीक है, टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक जो है, जो डिफरेंट फॉर्म्स हैं एक्यूट माइलो ल्यूकीमिया की, M0 से लेके M7, वो भी हमने टेबल में पीछे देखी। कुछ इंस्टेंसेस में आइडेंटिफिकेशन ब्लास्ट सेल की जो है वो ग्रेटली एड होती है बाय द कंपनी दे कीप, दैट इज़ के बाय मोर मेच्योर एंड ईजीली आइडेंटिफाइबल ल्यूकोसाइट्स इन कंपनी ऑफ ब्लास्टिक सेल्स ऑफ माइलॉइड सीरीज। कुछ जो स्मीयर सेल्स होते हैं पेरिफेरल ब्लड में वो रिप्रेजेंट करते हैं डीजेनरेटेड ल्यूकोसाइट्स। ठीक है, वो उसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो भी देखे जा सकते हैं स्मीयर सेल्स। उसके बाद आ जाते हैं बोन मैरो की एग्जामिनेशन पे।
तो एग्जामिनेशन बोन मेरो एस्पायरेट की या फिर ट्राइफीन जो है वो रिवील करेगी फॉलोइंग फीचर्स। सबसे पहले सेलुलैरिटी हम देखते हैं हमेशा, तो टिपिकली मैरो हमें हाइपर सेलुलर मिलेगा, लेकिन कभी कभार ब्लड टैप या ड्राई टैप भी मिल सकता है। तो ड्राई टैप जो होता है ना अक्यूट माइलोइड ल्यूकीमिया में, वो पैनसाइटोपिनिया की वजह से हो सकता है। लेकिन कभी कभार इवन जब मैरो बहुत ज़्यादा फिल्ड हो ल्यूकीमिक सेल्स के साथ, तो वो हम एस्पायरेट ही नहीं कर सकते, क्योंकि सेल्स बहुत एडेसिव होते हैं, चिपक रहे होते हैं और इनमेश्ड होते हैं रेटिकुलर फाइबर्स के साथ, तो इसलिए वो निकल नहीं पाता। तो इस तरह के केसेस में हम ट्राइफीन बायोप्सी करते हैं। ठीक है, ये 2 बायोप्सी हमने शुरू में ही पढ़ी थी इस यूनिट के। नंबर 2 हम ल्यूकीमिक सेल्स देखेंगे। तो बोन मेरो जो है ना वो जनरली टाइटली पैक होता है ल्यूकीमिक ब्लास्ट सेल के साथ। डायग्नोसिस जो है वो टाइप ऑफ ल्यूकीमिक सेल्स की अकॉर्डिंग टू द फैब क्लासिफिकेशन करेंगे। वो जनरली पॉसिबल है विथ रूटीन रोमानोस्की स्टेन की मदद से, लेकिन साइटोकेमिकल स्टेन जो है ना वो भी हम एम्प्लॉय कर सकते हैं एज एन एडजंक्ट की तरह टू द रोमानोस्की स्टेन, वरना हम वैसे रोमानोस्की यूज़ करते हैं ताकि हमें पता लगे कि कौन सी टाइप की ल्यूकीमिया हुई है फैब क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग। तो जो एसेंशियल क्राइटेरिया फॉर द डायग्नोसिस ऑफ AML एज़ पर फैब क्लासिफिकेशन, उसमें था कि हमें प्रेजेंस मिले एटलीस्ट 30% ब्लास्ट सेल मिले मैरो में, बोन मैरो में। हाँ, अगर WHO की क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग देखें तो उसने इसको और लोअर कर दिया, रिवाइज कर दिया, और उसने कहा कि 20% अगर ब्लास्ट मिले हमें मैरो में, तो इसका मतलब है हमने इसको लेबल कर देंगे और उसको ट्रीट करेंगे कि ये अक्यूट माइलोइड ल्यूकीमिया का पेशेंट है। ठीक है, तो ये हो गई एक और डायग्नोस्टिक फीचर ल्यूकीमिक सेल्स को चेक करके। तीसरा हम बोन मैरो में एरिथ्रोपोइसिस देखेंगे। एरिथ्रोपोइटिक सेल्स हमें कम मिलेंगे, डिसएरिथ्रोपोइसिस, मेगैलोब्लास्टिक फीचर और रिंग सिड्रोब्लास्ट भी कॉमनली प्रेजेंट होते हैं। मेगाकेरोसाइट्स जो हैं वो प्लेटलेट्स कम होंगे या एब्सेंट होंगे। साइटोजेनेटिक्स में क्रोमोसोमल एनालिसिस जो है डिवाइडिंग ल्यूकेमिक सेल्स की मैरो के अंदर, वो शो करेगी कैरियोटाइपिक एबनॉर्मलिटीज़ 70% ऑफ केसेस में, और इसका रिलेशनशिप है टू द प्रोग्नोसिस। ठीक है, यानी उन क्रोमोसोम जो डिवाइड करें ना वो ल्यूकेमिक सेल मैरो के अंदर, उनमें हमें कैरियोटाइपिक एबनॉर्मलिटीज़ मिलेंगी। तो WHO क्लासिफिकेशन एम्फेसिस किया है कैटेगराइजेशन ऑफ AML पे ऑन द बेसिस ऑफ साइटोजेनिक एबनॉर्मलिटीज़। 2 जो मोस्ट कंसिस्टेंट साइटोजेनेटिक एबनॉर्मलिटीज़ हैं स्पेसिफिक फैब ग्रुप में, वो कौन सी हैं? एक तो है M3 केसेस और दूसरे M4E0 केसेस। M3 केसेस में T15, 17, Q22, Q12 ये वाला होता है। ठीक है, और M4E0 में क्या होता है कि E जो है ना वो एबनॉर्मल यूजिनोफिल्स हैं बोन मैरो में, और केसेस जो है उनमें इन्वर्जन हो जाती है 16 पे, P13, Q22 पे। दैट्स इट, ये आ गया साइटोजेनेटिक्स। इसके अलावा हम क्या करते हैं, इम्यूनोफिनोटाइपिक भी करते हैं। तो AML के सेल्स जो हैं उन पे CD13 और CD33 एंटीजेंस होते हैं। M7 वाली जो टाइप है फैब में, वो हमें CD41 और CD42 पॉजिटिविटी भी देगा, तो ये भी डायग्नोसिंग है। देन है साइटोकेमिस्ट्री। बोन मैरो के बाद अब साइटोकेमिस्ट्री में क्या होता है कि कुछ जो कॉमनली एम्प्लॉयड साइटोकेमिकल स्टेन्स हैं वो एज एन एड यूज़ किए जाते हैं ताकि हम क्लासीफाई करें टाइप ऑफ AML को एज अंडर। आल्सो सी द टेबल 14.5। साइटोकेमिस्ट्री में है नंबर 1 माइलोपेरोक्सीडेज। पॉजिटिव होता है ये इमेच्योर माइलोइड सेल्स में जिनमें ग्रैन्यूल्स हों और रॉड्स हों, लेकिन ये M0 जो माइलोब्लास्ट है उनमें ये माइलोपेरोक्सीडेज नेगेटिव आता है, जैसा कि हमने टेबल में भी देखा। ठीक है, देखिए इस टेबल में हमने देखा। दूसरा है नंबर 2 सूडान ब्लैक। ये इमेच्योर सेल्स जो होते हैं ना अक्यूट माइलोइड ल्यूकीमिया में, उनमें यह पॉजिटिव आता है। नेक्स्ट है पीरियोडिक एसिड शिफ्ट PAS। ये जो है इमेच्योर लिम्फोइड सेल्स में जो है ना वो पॉजिटिव मिलता है हमें, और एरिथ्रो ल्यूकीमिया में भी पॉजिटिव मिलेगा। ठीक है, ये देखें PAS पॉजिटिव। और जो नॉन स्पेसिफिक एस्ट्रेजेस हैं ये हमें मोनोसाइटिक M4 और M5 में जो है पॉजिटिव मिलेंगे। एसिड फोस्फेटेस की बात करें तो वो हमें फोकल पॉजिटिविटी ल्यूकेमिक ब्लास्ट में मिलेंगी एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया में, और डिफ्यूज़ रिएक्शन मिलेगा हमें मोनोसाइटिक यानी M4 और M5 में। ठीक हो गया, हमें एसिड फोस्फेटेस मिलेगा। नंबर 4 होता है बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशंस। ये भी कुछ हेल्प कर सकती हैं। इनमें जो है सीरम न्यूरामिनिडेज है, जो कि सीरम लेवल लाइजोजाइम का, दैट इज़ के म्यूरामिडेज जो है ना वो बढ़ जाते हैं माइलो मोनोसाइटिक ये M4 वाली में।
और मोनोसाइटिक M5 ल्यूकीमिया में, ठीक है, इसके लेवल। दूसरा सीरम यूरिक एसिड है, क्योंकि रैपिडली ग्रोइंग नंबर ऑफ ल्यूकेमिक सेल्स हैं तो सीरम का यूरिक एसिड फ्रीक्वेंटली बढ़ जाता है। लेवल जो है ना और ज़्यादा बढ़ जाएंगे ट्रीटमेंट के बाद विथ साइटोटॉक्सिक ड्रग्स बिकॉज ऑफ इंक्रीज्ड सेल ब्रेकडाउन। ठीक है, साइटोटॉक्सिक ड्रग देते हैं तो और ज़्यादा सेल ब्रेकडाउन होगा, तो उससे जो है लेवल और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। अब हमने कैसे ट्रीट करना है और उसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या होती हैं AML की। तो मैनेजमेंट एक्यूट ल्यूकीमिया की इन्वॉल्व करती है फॉलोइंग एस्पेक्ट। नंबर 1, एक तो ट्रीटमेंट हम अनीमिया का करेंगे और हेमरेज का। अनीमिया और हेमरेज जो है ना उनको हम फ्रेश ब्लड ट्रांसफ्यूजन से मैनेज करेंगे और प्लेटलेट कंसनट्रेट से। तो पेशेंट्स जिनको सिवियर थ्रोम्बोसाइटोपेनिया होता है, उन जिनका प्लेटलेट काउंट 20,000 पर माइक्रोलीटर से भी कम आता है, तो उनको रेगुलर प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन्स करनी होती हैं, सिंस के हेमरेज जो है वो एक इम्पॉर्टेंट कॉज ऑफ डेथ है इस तरह के केसेस में। ठीक हो गया। दूसरा, नंबर 2 ट्रीटमेंट हमने देना है और प्रोफाइलैक्सिस इन्फेक्शन की। न्यूट्रोपीनिया हुआ है क्योंकि बोन मेरो की रिप्लेसमेंट हो गई ल्यूकेमिक ब्लास्ट के साथ, तो उसके नतीजे में इंटेंसिव साइटोटॉक्सिक थेरेपी जो है ना वो रेंडर करेगी इस तरह के पेशेंट को हाईली ससेप्टेबल टू इन्फेक्शन। तो इन्फेक्शन जो है वो प्रीडोमिनेटली बैक्टीरियल होता है, लेकिन वायरल, फंगल, प्रोटोजोअल इन्फेक्शन भी हो सकते हैं। तो प्रोफाइलैक्सिस के लिए अगेंस्ट इन्फेक्शन इस तरह के पेशेंट में हमने इनको आइसोलेटेड रखना है और प्रेफरेबली लैमिनर एयर फ्लो रूम्स में हमने इनको रखना होता है। ठीक हो गया। और एफर्ट्स जो हैं वो की जाती हैं टू रिड्यूस द गट एंड अदर कमेंसल फ्लोरा विच आर द यूजुअल सोर्स ऑफ इन्फेक्शन। ये कैसे अचीव होगा कि हमने बॉवल की स्टरलाइजेशन करनी है और टॉपिकल एंटीसेप्टिक्स भी देने हैं। अगर ये फेल हो जाता है टू अचीव द डिज़ायर्ड रिजल्ट, तो सिस्टमिक एंटीबायोटिक और ल्यूकोसाइड कंसनट्रेट्स भी हम कंसीडर कर सकते हैं थेरेपी के लिए। नंबर 3 ट्रीटमेंट में साइटोटॉक्सिक ड्रग थेरेपी। देखिए, एम जो है ना साइटोटॉक्सिक थेरेपी का वो है कि रेमिशन को इंड्यूस किया जाए। सेकेंडली, टू कंटिन्यू द थेरेपी टू रिड्यूस द हिडन ल्यूकेमिक सेल पॉपुलेशन बाय रिपीटेड कोर्स ऑफ थेरेपी, यानी जो ल्यूकेमिक सेल छुप गए हैं तो उनका भी खात्मा किया जाए, तो इसलिए कंटिन्यू रखते हैं हम थेरेपी को। तो मोस्टली जो कॉमनली साइक्लिक कॉम्बिनेशन आते हैं 2, 3 एंड 4 ड्रग्स के, वो दिए जाते हैं